कल आपको हम ये बताए कि किसी चालक को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम गति कराएंगे तो चालक द्वारा फ्लक्स को काटा जाएगा और वो फ्लक्स कटने के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा और जिसका आंसर कितना आया बी भी एल। यही सवाल को हम रोटेशन में यूज कर रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जनरेटर जो डायनेमो होता है ना वो कैसे काम करता है। जनरेटर में हम लोग डीजल डाल देते हैं और उसको चालू कर देते हैं तब विद्युत धारा वो देता है ना। तो आखिर उस जनरेटर में ऐसा क्या होता है कि जिसके वजह से वो विद्युत धारा देता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ पर एक चालक है, चालक में रॉड ले रहे हैं, रॉड छड़ है, छड़, ठीक है। इसका सेंटर है, ठीक। रॉड का लंबाई कुछ रहा होगा, मान लेते कितना आई ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन, जो इसका कोणीय वेग है, कोणीय वेग पढ़े थे हम, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना एंगल से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन। रेडियन समझते हैं ना, एंगल को नापा जाता है रेडियन में। आई रॉड को रखा कहाँ गया है, तो ये रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है, कहाँ घुमाया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस रॉड को हम घुमाने वाले हैं। मेरे बातों को आप समझ पा रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। एक रॉड है जो कि सीधा सीधा नहीं चल रहा है, अब कल सीधा चला था ना, और स्ट्रेट लाइन मोशन किया था। अभी एंगुलर मोशन है, कोणीय वेग है, ठीक है। कितना वेग से घूम रहा है, अब बताओ ये रॉड कुछ समय के बाद यहीं पे रहेगा कि यहां से घूम के यहां चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, फिर आगे भी जा सकता है, पूरा रोटेशन करेगा। बताओ ये फ्लक्स कटा कि नहीं कटा, अब फ्लक्स कट रहा है तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा कि नहीं होगा, पक्का बात है। अब इसको हम कैसे निकालें, हमको निकालना है कि इस रॉड में कितना विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। और रॉड का नाम मान लो क्या है, ए बी, रॉड का नाम क्या है, ये ए बी रॉड घूम रहा है, ये इसका सेंटर फिक्स है, यही सेंटर के अबाउट में घूम रहा है। अब इसमें हमको विद्युत वाहक बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि रॉड का एक छोटा सा पार्ट पहले लेते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर है, सेंटर से मान लो कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पे एक रॉड का छोटा सा पार्ट कट कर लिए, रॉड का एक छोटा सा पार्ट कर लिए, कट कर लिए, जिसका जो लीनियर वेलोसिटी है या जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते थे, याद है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें दो को वेलोसिटी होता है, एक टेंजेंशियल होता है और एक एंगुलर होता है। और दोनों में रिलेशन भी आपको क्लास 11th में पढ़ाए थे, v बराबर, तो सब बच्चा को याद है ना, इस फार्मूला का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, इसलिए आपको हम बता दिए। अब मान लेते हैं कि जो छोटा सा पार्ट लिए हैं इसका लेंथ कितना है, तो छोटा सा पार्ट है तो लेंथ कितना मानेंगे, अगर x डिस्टेंस लिए हैं तो वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, dx ना। अब मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी कितना है v, कोई पूछे कि v का वैल्यू कितना होगा, r कितना होगा, तो x ओमेगा हो जाएगा। अब इतना वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसका भी अपना एक सर्कुलर पाथ बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, इसका भी अपना एक सर्कुलर पाथ बनेगा। देखो हम सर्कुलर पाथ भी बनाते हैं, देखो तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका रेडियस x है, आई वी वेलोसिटी से घूमेगा, v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ना। तो कोई पूछे एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो v बाई आर बोल सकते हैं, यानी v बाई एक्स। और कोई बोले v कितना होगा, तो x इंटू ओमेगा, क्योंकि अगर ये वाला पूरा रॉड ओमेगा से घूम रहा था तो इसका हर एक पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, समझ रहे बात।
इसका लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको बोल रहे हैं, इसका वैल्यू सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहां पे रेडियस x है, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे v का वैल्यू बढ़ेगा। और समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? तो ये जो v है लीनियर वेलोसिटी, हर एक एलिमेंट जो इसका छोटा पार्ट काट रहे हैं वो सब के लिए अलग अलग होने वाला है। हम क्या करते हैं, पहले इसमें जो ईएमएफ पैदा रहा उसको निकालते हैं। ठीक बात है? तो बताओ, अगर ये v वेलोसिटी से घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र b में, चुंबकीय क्षेत्र b में, जिसका लंबाई कितना लिए हैं x, इसका जो छोटा सा पार्ट है, जो लंबाई x नहीं है, x डिस्टेंस है, इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, इसका लंबाई कितना है रोड का, dx, तो dx लंबाई का रोड हो गया। लंबाई कितना लिखोगे, वेलोसिटी, चुंबकीय क्षेत्र b, तो छोटा सा रॉड का जो पार्ट है उसमें हम कितना ईएमएफ पैदा हुआ उसको हम निकाल लेंगे बीबीएल से। तो बी भी एल, एल की जगह dx, एल की जगह निकल गया। उसी को 0 से लेके एल तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल ईएमएफ निकल जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? तो पहले डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम बन गया है, तो इसके नीचे लिखिए, लिखिए सूक्ष्म काट, सूक्ष्म काट ब्रैकेट में लिखो dx, सूक्ष्म काट ब्रैकेट में dx में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल, में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल, सूक्ष्म काट में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल। नीचे लिखो DE। बताओ लंबाई छोटा सा तब विद्युत वाहक बल बहुत बड़ा पैदा होगा, तो उसको कौन सी से लिखेंगे? अब फॉर्मूला क्या है, बी भी, तो एल की जगह बोलो कोई दिक्कत हुआ, लिख लीजिए। जो सूक्ष्म काट है, जो सूक्ष्म लंबाई है रॉड का dx, इसमें विद्युत वाहक बल कितना पैदा हुआ, आज इसका वैल्यू कितना होगा, बी भी dx। नीचे लिखिए छर या चालक लिखो, चालक, चालक ए बी, चालक ए बी में पैदा होने वाले, चालक ए बी में पैदा होने वाले कुल विद्युत वाहक बल, चालक ए बी में पैदा होने वाले कुल विद्युत वाहक बल। तो इसको लिख सकते हैं ई ए बी, ए बी छर है, चालक है, तो ए बी में विद्युत वाहक बल कुल कितना पैदा हुआ, तो हम नाम दे दिए इसको ई ए बी, या तुम डायरेक्टली ई भी लिख सकता है। ठीक है, ए बी का मतलब कि पूरा रोड का बात हो रहा है, तो कैसे निकलेगा, डी बताओ डी का वैल्यू कितना है, बी भी डी एक्स। अब भी का वैल्यू कितना होगा, तो बताओ ऐसा ऐसा एलिमेंट तुम बहुत सारा लेके जोड़ने वाले हो ना, अभी एलिमेंट यहां है, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, सही बात है, तो सबका भी ये रहेगा नहीं, सबका भी यहां से आएगा, तो आर तो सबका बदल रहा है, तो भी सबका, तो भी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। तो बताओ टोटल ईएमएफ क्या लिखोगे, बी, अभी की जगह एक्स ओमेगा इंटू, तो वेरिएबल कौन है, एक्स, वेरिएबल कौन है, कहां से कहां तक बदलेगा, 0 से एल तक, टोटल लंबाई एल मान लिए थे, क्या सही चल रहा सब कुछ? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो टोटल ईएमएफ जो पैदा होगा वो बी और ओमेगा बाहर आएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई लिमिट 0 से, सही है तो जो टोटल ईएमएफ आया कितना आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2, 0 तो 0 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा। क्या ये समझ आया आपको?
अगर किसी रॉड को, किसी चालक को अगर ओमेगा वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र में घुमा देंगे तो उसमें ईएमएफ कितना पैदा होगा? हाफ वी ओमेगा। अब कम से कम डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद कर ही सकता है ना। अब बाकी तुमको इसमें कोई कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये जो भी कुछ इसमें हम प्रयोग किए हैं सब याद, हमको लगता है कि तुमको आता है, सब कभी न कभी देखे हैं, पढ़े हैं, तो लिखिए इसको। क्या इसी सवाल को फैराडे के नियम से भी समझा जा सकता है? क्या इसी सवाल को फैराडे के नियम से भी समझा जा सकता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स परिवर्तन का दर ईएमएफ पैदा करता था। यही नहीं पढ़ाया था कि किसी चालक और चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्षिक गति अगर कराया जाए तो जो फ्लक्स परिवर्तन का जो दर होता है, जो चालक से पास होता है, तो फ्लक्स परिवर्तन का दर क्या पैदा करता है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुमको बताए। इसी सवाल को चाहें तो हम फैराडे के नियम से भी समझ सकते हैं। आप इसको नोट करो, उसके बाद हम उसको भी बताते हैं आपको। क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, अगर बंद लूप रहेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट तुमको आएगा एडी करंट बन के। जब ट्रांसफार्मर होता है ना, जब वहां से अगर ये चालक बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा चालक हो जाए, तो उसमें क्या होगा ऐसे समझना कि अगर, अच्छा इसमें ऐसे पहले सुन लो, अगर ये चालक इतना बड़ा है, एगो प्लेट है, तो इसमें बहुत सारा क्या होगा ना कि क्लोज सर्किट बन जाएगा। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, ठीक। अभी दो गो पॉइंट हम ले रहे हैं तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और यहां से अपना एक क्लोज पाथ बना लेगा, ठीक है। इसमें एक क्लोज पाथ बना लेगा, बहुत सारा क्लोज पाथ बनेगा, तो छोटा छोटा करंट इसमें फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसफार्मर देखा बना हुआ, एक रेक्टेंगुलर आयताकार पट्टी का बना होता है जिसमें बाइंडिंग होता है, तो इसका कोयलवा जो होता है जिसपे बाइंडिंग करते हैं वो भी गर्म हो जाता है। काहे कि जब ईएमएफ का इंडक्शन होता है ना, तो उसमें भी करंट का फ्लो होता है। छोटा छोटा सर्किट कंप्लीट कर लेगा, इतना बड़ा अगर इस लंबाई इसका है तो, ठीक है। अभी देखो, अगर हम इसमें पूछे आपसे, पहले ही बताओ, इसका बाद में हम बात करेंगे, ए और बी विभवांतर पैदा हो गया, ईएमएफ पैदा हो गया। कोई पूछे कि उच्च विभव करने होगा ए तरफ की बी तरफ, हाई पोटेंशियल, कल भी निकालना आपको सिखाए थे राइट हैंड पाम रूल से। अंगूठा को कहां रखना? वेग की दिशा में। अंगुली कहां रखना? तो पाम फेस इधर आ रहा है, मतलब ए वाला जो एंड है ये कैसा रहेगा? अब बी वाला ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? समझ में आ रहा है? नोट कर लिए तो हम इसको साइड में लाते हैं, बोर्ड पे रहने देते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम फैराडे के नियम से समझ लेते हैं। तो देखिए, एक वृत्ताकार पथ था और इसमें एक रॉड था, ये ना है, जिसका लंबाई कितना था, नाम क्या दिए थे? ये इसका सेंटर है, कितना से घूम रहा है? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। कुछ समय के बाद ये रॉड यहां आएगा, बोलो, मान लो कितना से घूमा है? डी थीटा से मान लेते हैं, ये डी टी समय में घूमा है। इसको यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा? डी टी। तो डी टी समय में कितना एंगल से घूमा? तब बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ये कहां रखा हुआ है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहां रखा हुआ है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको अगर हम घुमा रहे हैं ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, और dt समय में कितना एंगल बनाया? तब बताओ, यही ना फ्लक्स कटा, बोलो। तो हम कितना फ्लक्स कटा ये अगर हम निकाल लें, तब पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल भी निकल जाएगा, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन का दर ही विद्युत वाहक बल देता है। क्या सही बोल रहे हैं हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि dt समय में ये रॉड कितना एंगल से घूमा, तो कितना एंगल से घूमा? क्या डी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? डी थीटा को क्या बोलते हैं?
ये जो डी थीटा है ये क्या है? इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? तो dt समय में कोणीय विस्थापन कितना है? डी थीटा। dt समय में कोणीय विस्थापन कितना है? कोई बोले डी थीटा का मान कितना होगा? तो ओमेगा इंटू dt। वेग गुना समय विस्थापन होता था ना जी, तो कोणीय में भी वही फॉर्मूला लगेगा। कोणीय वेग ओमेगा, समय तो वेग गुना समय हो गया, तो कोणीय विस्थापन आ गया। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका एरिया का फॉर्मूला जानते हो आप? ये जो आर्क एक रीजन बन रहा है, कोई पूछे कि इसका एरिया कितना होगा? कितना? हाफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है जो कट रहा है dt समय में। हम क्या लिखेंगे? चल फोटो बनाओ फिर से, जल्दी बनाओ जल्दी। फोटो के नीचे लिखिए dt समय में चालक द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन। dt समय में चालक द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन कितना माने हैं? डी थीटा। तो डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू, तो नीचे लिखिए डी थीटा बराबर ओमेगा इंटू डी टी। dt समय में रॉड कितना डिस्टेंस को कवर किया, मतलब कोणीय डिस्टेंस हम किस रूप में मान रहे हैं? कोण के रूप में, कि कोण कितना ट्रेवल किया। कोण कितना? तो कोण ट्रेवल किया डी थीटा। कोई बोले डी थीटा का मान कितना होगा? तो कोणीय वेग से समय में गुना कर दो, क्योंकि विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुना समय। सही बात है, सही है यहां तक। अब हमको क्या निकालना है कि dt समय में कितना क्षेत्रफल को काटा। नीचे लिखो dt समय में चालक द्वारा, dt समय में चालक द्वारा काटा गया क्षेत्रफल। dt समय में चालक द्वारा काटा गया क्षेत्रफल। dt समय में चालक द्वारा काटा गया क्षेत्रफल, तो इसको क्या लिखे हुए? ds। और ds का वैल्यू कितना बताए? हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ आर रेडियस मार रहे हैं, आर को क्या मार रहे हैं? तो हाफ आर स्क्वायर। इस सब का वैल्यू पुट करो तो हाफ, इसका फॉर्मूला कहां से आया? फॉर्मूला 10वां में नहीं पढ़ा था? 10वां का ज्योमेट्री में पढ़ना है। आर्क का एरिया, ये क्या है? आर्क है, आर्क चाप है, चाप। इसका ये एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ आर, आर का वैल्यू क्या है? तो हाफ एल स्क्वायर। और डी थीटा कितना आया? तो ओमेगा इंटू डी टी। तो बताओ एरिया कितना काटा हुआ निकल गया? कोणीय विस्थापन कितना था वो दिख रहा था। आपको क्या चाहिए? फ्लक्स। तो पहले इसको लिखो, लिखिए नीचे dt समय में dt समय में चालक द्वारा, dt समय में चालक द्वारा काटा गया चुंबकीय फ्लक्स। dt समय में चालक द्वारा काटा गया चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको कौन सी से लिखोगे? डी फाई। dt समय में कोणीय विस्थापन, dt समय में एरिया। तो dt समय में कितना फ्लक्स कटा? कोई दिक्कत? बताओ फाइव बराबर क्या बता तो बी डॉट, चुंबकीय क्षेत्र तो एक समान है ना, इसको तोड़ो, बी डॉट डी एस। एंगल कितना बन रहा है? इसका एरिया का डायरेक्शन, एरिया जो दिख रहा है या तो अंदर या तो बाहर, और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90। ये सब समझना पड़ेगा अच्छे से। एरिया बताइए, बोर्ड का प्लेन में कटा एरिया, और एरिया बोर्ड का प्लेन है, तब बोर्ड के प्लेन का एरिया ये नहीं डायरेक्शन होगा जी। तो या तो अंदर या तो,
आज चुंबकीय क्षेत्र भी कहाँ है, या तो 0 लोगे या तो 180 लोगे, तो कितना ले लो, तो cos 0, तो कितना ही हो गया बी डी एस। सही है, समझ में आ रहा है। अब टोटल फ्लक्स आप कितना कटाव निकाल लिए, आपको पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल चाहिए, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं कि पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को क्या लिखेगा, डीई। टोटल फ्लक्स नहीं काट लिए ना, तो इसको ई से लिखो। आई बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। बताओ डी फाई निकल चुका है, कितना आया है, और डी एस कितना आया है, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा और डिवाइडेड बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल कितना आया, हाफ बी ओमेगा आया। क्या पहले भी यही आया था, तो आप ऐसे समझो, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो गणित ना है जी। तो मॉड है ना लगल, तब माइनस होता था प्लस हो जाता। अरे नेगेटिव पॉजिटिव तो समझ रहे हो ना डायरेक्शन, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। वैल्यू ये में का वैल्यू कितना आया, हाफ बी ओमेगा। अगर माइनस भी लेते तो मॉड के अंदर हो जाता ना, कोई दिक्कत। तो आपको कुछ फील हो रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, अरे बोलो। हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में घुमा दिया जाए तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसी खोज का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम इसका, जिसका खोज कौन किया, माइकल फैराडे। जिसका खोज कौन किया। तो आपके दिमाग में मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर बैठ गया तो बाकी सब जो निकालना है, देखो बिहार बोर्ड को ये सब पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि ज़्यादा है, लेकिन तुम इसको सीख सकता है। कैसे सीखेगा, तब बढ़िया से बताओ। इसमें समझाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है। घर पे जाओ, इसको एक बार दो बार अपने से बनाओ, ठीक है। एक दो बार जब तक अपने से नहीं बनाएगा ना तुम, ये तुमको नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पे समझा दिए, समझ गया। अब हम अभी बोले कि बना दो तो हो सकता है बना भी दो, लेकिन 2 दिन के बाद बोले कि बना के दिखाओ तो हो सकता है ना बने। तो इसको दिमाग में बैठाना कैसे है, वो प्रैक्टिस से बैठेगा। आप इसको एक बार 2 बार घर पे जाके प्रैक्टिस करो, बना लो, तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। नोट करिए। अब बताओ, डायनेमो में यही ना होता है, डायनेमो में चुंबक रहता है। डायनेमो में क्या रहता है, आ चुंबक के बीच में कॉइल रहता है, आ कोयलवा को हम लोग घुमाते हैं तब विद्युत धारा मिलता है। अब कॉइल घुमाने का तरीका कुछ कुछ हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। हम उसको जनरेटर से घुमा दें, जनरेटर से घुमा दें तो भी घूमेगा। हम उसको पवन चक्की से घुमा दें, पवन चक्की समझता है ना, हाँ, हवा से घुमा दें। तुमको कॉइल केवल घुमाना है, कॉइल घूमेगा तब फ्लक्स काटेगा, अब फ्लक्स काटेगा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। अब विद्युत वाहक बल पैदा हो, उसी को तो वोल्टेज कह रहे हैं। अब वोल्टेज पैदा हो गया, हमारा काम हो गया, विद्युत धारा हमको मिलेगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ना। हेडिंग डाल रहे हैं ना। यदि किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान निकालें। ये कुंडली घुमा रहे थे कि रॉड था। अब हम कुंडली क्वाइल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, आप क्वाइल का मतलब समझते हो ना, बंद लूप। क्वाइल का मतलब क्या होता है, बंद लूप। तो यदि किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान निकालें। ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, निकालने का कर दिए तो क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन बना दो इसको, ठीक बात है। अब देखो कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, जो अभी सिखाए हैं यही काम करेंगे। इसको साइड करके बता देते हैं, जरूरत पड़े तो इसका यूज करेंगे। देखो
ये क्या बना रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र दिखाना चाह रहे हैं हम। तो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए एक समान कितना है, बी वेक्टर। इसमें वो कॉइल रखना है, क्या रखना है? तो वो कॉइल रख देते हैं, रख दिए कॉइल। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, माने ये घूमने वाला लाइन है, इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही घूम रहा है, समझ रहे हो? मान लो कितना से घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ये कोयलवा में टर्न भी तो होगा, बाइंडिंग। मान लो कितना टर्न है, एन टर्न है, ठीक बात है। इस कॉइल का एरिया कितना मान लो, ए मीटर। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र, कॉइल आयताकार है, एरिया, ये कॉइल में टर्न कितना है, इस अक्ष के अबाउट ही घूमने वाला है। हमको पता करना है इसमें विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा, ठीक बात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं कि t बराबर 0 पर, t बराबर, इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको देखते हैं, कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है। तो t बराबर 0 पर कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स, कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, जिसको फाई से लिखते हैं। अब फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट एस, एरिया एस है जिसको ए भी मान सकते हैं, बी डॉट ए, बी डॉट एस, सही है। एरिया कहां लेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी कहां है, तो थीटा कितना हुआ, तो कितना आ गया, एस का वैल्यू कितना लिए हैं, तो बी ए। ये एक टर्न के लिए हुआ, अगर टर्न एन है तो एन से गुना कर दो। तो t बराबर 0 पे कितना फ्लक्स पास किया, बी एन, कितना पास किया। अब t बराबर 0 पे ना, अब t बराबर t पे बात कर लेते हैं। t बराबर t समय पर पास होने वाला, t बराबर t समय पर पास होने वाला, पास होने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तब बताओ t बराबर t समय पे ऐसी रहेगा कि घूमेगा ही, ये ओमेगा से घूम रहा है जी। तो t समय के बाद कितना एंगल से घूम जाएगा, मान लो थीटा, और थीटा का वैल्यू ओमेगा इंटू टी। अरे बोलो, तो t समय पर इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना लिखेगा, हैं? t समय पर इसमें पास होने वाला फ्लक्स लिखते हैं फाई टी, फाई। इसको क्या लिखेगा, बी डॉट, इसको तोड़ेगा तो कितना होगा, बी एस। थीटा एंगल से घुमा होगा ना, तो थीटा को लेना पड़ेगा। क्या ये कॉइल ऐसी रहेगा कि घूम जाएगा, तो बी एस कॉस, एन टर्न है तो हम जानते हैं ना थीटा बराबर, बोलो थीटा बराबर क्या होता है, तो टाइम टी है, ओमेगा ओमेगा है। तो यहां पे थीटा की जगह कितना पुट करेंगे, तो फाई टी बराबर क्या हो जाएगा, टी टाइम पर बी ए कॉस ओमेगा टी इंटू एन। तो एन को आगे गुना कर लें, आगे लिख लेते बी ए एन। तो यही ना फ्लक्स पास किया। अरे बोलो, तुमको क्या चाहिए अब, ईएमएफ, कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो फ्लक्स का जो मतलब ईएमएफ जो पैदा होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पैदा होने वाले, पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जिसको ईएमएफ कहते हो। तो ई बराबर क्या लिखोगे, मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। फाई निकला हुआ है, फाई का वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। मतलब ये जो फाई आपको दिख रहा है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तब बताओ बी एन तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हैं, तुम बताओ लास्ट बेंच, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे,
जल्दी बताइए, रिकॉर्डिंग चल रहा है। BAN साइन ओमेगा T। और कुछ? यहां तक बिल्कुल सही बोली है। कॉस का ऐसे होता है माइनस साइन, मोड लगल है ना, इसलिए हम प्लस ले रहे हैं। और कुछ होगा? अरे साइन कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी लिखे, ओमेगा टी का कौन करेगा? तुमको ये सब नहीं बुझाता है जी। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स, ठीक है। अगर हम बोले dy बट्टा, तो साइन का क्या बोलोगे? यहां बोले dy बट्टा, तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। इंटू में लिखेंगे 2x। यहां पे भी इंटू में 1 है, x का 1, तो 1 लिखना जरूरी है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखते हैं cos x। लेकिन यहां पे स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का, तो ओमेगा टी का ओमेगा टी का। समझ में आया क्या? ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे बोलो यस और नो, तो आना ना चाहिए जी। फिजिक्स भारी इसलिए बनता है, आपको सामने दिख भी रहा है कि भारी क्यों बनता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चा फंस जाता है। देखिए इधर, तो इंटू में क्या होगा? ओमेगा, तो ई बराबर कितना पैदा हुआ? BAN। ओमेगा आगे ना आएगा कि ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कर दें? नहीं, ये आगे गुना होगा, तो कितना लिखाएगा? BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बताओ, ये सब कांस्टेंट है, देख लो तो। चुंबकीय क्षेत्र एक समान, एरिया कांस्टेंट, टर्न कांस्टेंट, ओमेगा, इस सब कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट से बदला गया, जिसको लिखा गया E बराबर E नॉट। क्या लिखा गया? तो क्या बन गया? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा। सामने आपका EMF पैदा होने वाला दिख रहा है, जो EMF पैदा हुआ किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? तो साइन का फंक्शन तो आप जानते होंगे, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। बताओ, देखो साइन का, देखो ई का कोई पूछे कि मैक्सिमम मान कितना होगा? मैक्सिमम ई का, तो ई का मैक्सिमम मान तब होगा जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और साइन ओमेगा टी एंगल है, तो अगर ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 1 होता है, तो वो 90, अगर ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री तो साइन 90, तो ई बराबर क्या मिलेगा? तो ये ई नॉट को हम बोलते हैं पीक EMF। ये दिख रहा है, ये आया ई नॉट। अब मिनिमम कितना जाएगा? माइनस ई नॉट। ये प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट को क्या बोलते हैं? पीक EMF। ये महत्तम वोल्टेज है जो पैदा हो रहा है। हाँ, पीक का मतलब महत्तम। तो जनरेटर जो देखते हो ना, जो विद्युत धारा हम लोग को प्रवाह करवाता है, AC करवाता है, तो AC में यही वाला होता है, यही वोल्टेज पैदा होता है। अगर ये वाला वोल्टेज पैदा होगा तो AC नहीं चलेगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। अल्टरनेटिंग करंट का नाम सुना ना? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? डायरेक्शन बदलता है। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है? डायरेक्शन सेम रहता है। अंतर यही ना है, तो इसमें देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 50 बार इसी से कर देगा, ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार इसी से कर देगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 50 हर्ट्ज। तो ये AC वोल्टेज कैसे पैदा हुआ, समझ में आया कि कोई दिक्कत? पक्का है? तो देख रहे हो माइकल फैराडे का खोज कहां से कहां पहुंच गया। ये छोटा नहीं हो रहा है जी। चलो कोई बात नहीं है, तुम लिख लो। कहां से? यहां से था ना? लिखो लिखो, कोई बात नहीं है। ये सब घर पे जाके अगर मेहनत नहीं करोगे तो दिमागवा में जितना स्पीड से जा रहा है उतने स्पीड से निकल भी जाएगा। अब वीडियो आपको रिकॉर्ड इसलिए कर दे रहे हैं कि सब चीज दोबारा देखने का जरूरत पड़े तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब वीडियो तुम लोग शेयर भी करता है, अपने दोस्तों को बताता भी है, सोचता है कि केवल हम ही पढ़े, है ना? पैसा हम दे रहे हैं तो दूसरा कोई क्या पढ़ेगा? सही बात है। दूसरों को भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। बिल्कुल, मेरा कुछ नहीं होगा। अरे लाइक मिलने से यहाँ नोबेल प्राइज मिल रहा है।
तुम लोग देख के अपना फायदा कर लो, यही बहुत है। यूट्यूब पे फायदा पता है किसको होता है? जिसका सब्सक्राइबर कम से कम 1-2 लाख हो। ये 1000-2000 से कुछ नहीं होता है। जो भी है, जिसका भी है, उसको थोड़ा बहुत फायदा होता है। तो हम लोग अभी ढंग से शुरू ही नहीं किए हैं। शुरू करते हैं खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। जाइए एग्जाम दीजिए मन लगा के। पास तो मतलब फेल तो कोई करेगा नहीं, पहले ही से पता है कि सब पास है।